हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने बात कर ली थी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद को। हमने समझा था कि क्या होता है संविधानवाद और कैसे उसको मेंटेन किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लिखित व अलिखित संविधान के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं, उन्हें आज हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। दोस्तों, जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड ओवर, है ना, उनमें से मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसे हम देखते हैं। लिखा हुआ है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन which is not entirely on the basis of understanding and conventions, है ना, rather its provisions are written and codified in a single legal document। कहने का मतलब है कि जो लिखित संविधान होते हैं, है ना, लिखित संविधान वे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशंस के आधार पे ही ना हो, है ना, बल्कि उसके जितने भी प्रोविजंस होंगे या फिर मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस होंगे वो कैसे होने चाहिए, रिटन फॉर्मेट में होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए और सारे के सारे प्रोविजंस को कोडिफाई किया हुआ होना चाहिए किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में। वो होते हैं हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे, है ना, वो कैसे नहीं होनी चाहिए, कन्वेंशंस के बेसिस पे ना हो, है ना, कैसे कन्वेंशंस के बेसिस पे ना हो। ओके, तो हम इन्हें देख लेते हैं कि ये कन्वेंशंस होती क्या है, कन्वेंशंस क्या होती है, इसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ओके दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 क्लॉज 1 है ना, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 है, जो क्या कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट फॉर एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शंस। ओके, क्या कहता है कि भारत में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिसके जिसके हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। किस लिए होंगे ये, टू एड एंड एडवाइस दी, है ना, टू एड एंड एडवाइस दी प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। ठीक है, जिसके हेड और राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर होंगे। ओके, तो दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितनी तरह के होंगे, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितनी तरह के होंगे। लेकिन लेकिन हमने क्या रखा है, हमने क्या किया हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। 3 तरह के मिनिस्टर्स में हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिवाइड कर रखा है ना, जिसमें पहली तरह के होंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और दूसरे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, एंड थर्ड वन जो होंगे हमारे वो होंगे डेप्टी मिनिस्टर्स। थर्ड वन कैसे होंगे, डेप्टी मिनिस्टर्स, डेप्टी मिनिस्टर्स। ओके दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिख रखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होंगे और डिप्टी मिनिस्टर्स होंगे। लेकिन, है ना, लेकिन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये एक प्रैक्टिस है जिसको हमने शुरू से ही अडॉप्ट कर रखा है ना, यानी कि कन्वेंशन होती है, कन्वेंशन को आप क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिसेस बोल सकते हैं, है ना, प्रैक्टिसेस हम बोल सकते हैं कन्वेंशंस को, है ना। ये प्रैक्टिस है ना, कि हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, है ना, जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा देते हैं और दूसरे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और थर्ड वन डिप्टी मिनिस्टर्स। ओके, तो एक और एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा, है ना, एग्जांपल बताना चाहूंगा, इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं, है ना, एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन और है ना, क्या कहता है कि देयर शुड बी, एक प्रोविजन है कि देयर शुड बी अ मैक्सिमम गैप, देयर शुड बी अ मैक्सिमम गैप, है ना, ऑफ 6 मंथ्स,
बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, है ना। यानी कि हमारे संविधान में एक प्रोविजन है कि, है ना, पार्लियामेंट के जो दो सत्र होंगे उनके बीच में 6 महीनों से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए, 6 महीनों से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी है, यहाँ पे गैप की बात करी है कि 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा का गैप यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ से ज्यादा का गैप यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन लेकिन हमने क्या रखा है, हमने पार्लियामेंट, हम, है ना, हम, लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट है वो, है ना, मीट्स 3 सेशंस, है ना, अ ईयर, मीट्स फॉर 3 सेशंस अ ईयर, है ना। यानी कि हमारी पार्लियामेंट हमारी पार्लियामेंट के 3 सत्र होते हैं, है ना। कौन कौन से, है ना। पहला होता है हमारा बजट सेशन, पहला बजट सेशन, और दूसरा हो गया हमारा मॉनसून सेशन, और थर्ड वन हो गया हमारा विंटर सेशन, थर्ड वन हो गया विंटर सेशन। दोस्तों यहाँ भी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि 3 तरह के सेशन होंगे, एक, है ना, एक हमारा बजट सेशन, और दूसरा मॉनसून सेशन, और तीसरा विंटर सेशन। लेकिन यह हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में एक प्रैक्टिस है जो हम इसको शुरू से करते आ रहे हैं, है ना, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। ओके, तो हमारी पार्लियामेंट साल में 3 बार मिलती है, 3 सेशन जो होते हैं, है ना, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। ओके, तो दोस्तों ये होती है कन्वेंशन, है ना। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे ना हो, अंडरस्टैंडिंग और ऐसी प्रैक्टिसेस के बेस पर ही ना हो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि उसके जो प्रोविजंस होंगे वो कैसे होने चाहिए, रिटन होने चाहिए, है ना। यानी कि रिटन होनी चाहिए और कोडिफाई होनी चाहिए किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में, किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में। ओके, तो वहीं अगर हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो वहीं अगर हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है दोस्तों, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑल द प्रोविजंस आर नॉट कोडिफाइड इन सिंगल डॉक्यूमेंट, है ना। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होंगे उनमें जो प्रोविजंस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या नहीं होने चाहिए, है ना, कोडिफाइड नहीं होते हैं, यानी कि कोडिफाइड नहीं होते हैं किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में, है ना। इसका कतई यह मतलब नहीं है कि वो लिखे हुए नहीं होंगे, वो रिटन फॉर्मेट में नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि वो कोडिफाई नहीं होते सिंगल डॉक्यूमेंट में, है ना, सिंगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाई नहीं होते हैं, है ना। मतलब कि एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट में वो एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में वो एग्जिस्ट करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेस्ट एग्जांपल माना जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है अब वो एक डॉक्यूमेंट में नहीं है ना। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस है कि एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में वो एग्जिस्ट करता है और उसके प्रत्येक प्रोविजंस को एक ही डॉक्यूमेंट में कोडिफाई नहीं किया हुआ होता है। ओके, तो यह डिफरेंस होता है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, दूसरा जो डिफरेंस है हमारा क्या है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो वही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होंगे, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, है ना। अब इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है और इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। दोस्तों इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है ना विच आर प्रिपेयर्ड बाई अ स्पेशल बॉडी दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड केम इनटू फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी एक स्पेशल बॉडी के द्वारा बनाए गए होंगे, जो किसी एक स्पेशल बॉडी के द्वारा बनाए गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसे हम बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। और लागू किए गए होंगे किसी एक पर्टिकुलर डेट को, है ना, एंड एनफोर्स्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एंड एनफोर्स्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है दोस्तों, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है ना। वो किसने बनाया है, स्पेशल बॉडी जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बना रखा है उसको, और उसको लागू किया गया है एक पर्टिकुलर डेट को, है ना। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा था कब, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट करा था कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर को 1949। तो और वही एनफोर्स करा था, इसे लागू करा था हमने पूरी तरह से कब, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ओके, 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करा था। ओके, समझे। तो वही जो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, है ना, वो जो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वे जो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ये सिंगल बॉडी के द्वारा, है ना, स्पेशल बॉडी के द्वारा नहीं बनाया जाता है ना, और किसी एक पर्टिकुलर डेट को लागू नहीं होते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं, विच इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय सिंगल बॉडी, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं इधर, विच आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय सिंगल बॉडी, नॉट प्रिपेयर्ड बाय सिंगल बॉडी, but was a joint effort of many over a period of time, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब है वो किसी एक स्पेशल बॉडी के द्वारा नहीं बनाया गया होता है, लेकिन वो बनाए गए होते हैं, एक से ज्यादा बॉडी उसको बनाती है, एक से ज्यादा बॉडी उसको बनाती है। फॉर एग्जाम्पल जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इन कैसा है, इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है, विकसित कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जिसे सिंगल बॉडी के द्वारा नहीं बनाया गया हुआ, जिसे सिंगल बॉडी के द्वारा नहीं बनाया गया हुआ, लेकिन, है ना, तो बहुत सारी बॉडीज के द्वारा बनाया गया होता है ना। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो, अगर यूके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो आप सुना होगा मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। भाई मैग्ना कार्टा को 1215 एडी में साइन किया गया हुआ था, 1215 में साइन किया हुआ था। यह भी यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और आज अगर कोई भी वहां की लेजिस्लेचर, है ना, कोई लॉ बनाती है तो वो भी किसका पार्ट बन जाता है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। आज से 10 साल पहले अगर कोई लॉ बनाया होगा वहां की लेजिस्लेचर ने, तो वो भी वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया है ना। अगर 20-50 साल पहले कोई लॉ बनाया होगा वहां की कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया हुआ है ना। यानी कि यहाँ पे एक बॉडी के द्वारा नहीं बनाया हुआ होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, लेकिन एक से ज्यादा बॉडी का एफर्ट होता है ना, इसको बनाने के लिए। ओके, तो ये था हमारा इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन और इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस, है ना। इसके बाद जो हम देखेंगे, जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वे होते हैं हमारे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, सुप्रीम होती है हमारी पार्लियामेंट। ओके, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें सुप्रीम होते हैं कौन, सॉरी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होते हैं, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कौन होता है, पार्लियामेंट। कौन होता है, पार्लियामेंट। ओके, अब इसको थोड़ा सा समझेंगे हम, है ना, यह काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, सुप्रीम मतलब सर्वोच्च। कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा सर्वोच्च होगा, किसके सर्वोपरि होगा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, सुप्रीम ओवर दी, सुप्रीम ओवर दी स्टेट एज वेल एज यूनियन। वो यूनियन के भी अब होगा, सुप्रीम होगा, और स्टेट के भी सुप्रीम होगा। ओके, अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब इसका मतलब सिंपल मतलब है कि सुप्रीम होगा स्टेट के भी और सुप्रीम होगा यूनियन के भी। इसका मतलब है कि इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन इज ओबेड बाय बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट, है ना। इसको ओबे किया जाएगा, इसका पालन किया जाएगा स्टेट के द्वारा भी और यूनियन के द्वारा भी, है ना। इट शुड बी ओबेड बाय
यूनियन एंड यूनियन एज वेल एज स्टेट्स, यूनियन एज वेल एज स्टेट्स। ओके, अब इस ओबे करने का क्या मतलब होता है? ओबे करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? ओबे करने का मतलब होता है, ओबे करने का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन का वायलेशन हो, है ना। ऐसे ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन का क्या हो, वायलेशन हो। यानी कि पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक एनी लॉ व्हिच वायलेट्स दे, है ना स्टेट एंड यूनियन कैन नॉट मेक एनी लॉ, कैन नॉट मेक any law which violates the provision of the constitution, which violates the provisions of a constitution, which violates the provision of the constitution। यानी कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन का वायलेशन हो, है ना। सपोज मान लो अगर ऐसा कोई लॉ बना दे, है ना, ऐसा कोई लॉ बना दे गवर्नमेंट, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का वायलेशन हो, तो उस केस में जो जुडिशरी है ना, उस केस में जो जुडिशरी के पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, इसकी जुडिशियल रिव्यू की, है ना। जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, जिससे कि वो पार्लियामेंट के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अवॉइड डिक्लेयर कर सकती है ना। थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी कैन डिक्लेयर, है ना, जुडिशरी कैन डिक्लेयर अ लॉ, जुडिशरी कैन डिक्लेयर अ पार्लियामेंट्री लॉ, है ना, एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। ठीक है, यानी कि जो हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ना दोस्तों, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, और सुप्रीम बने रहे उसके लिए जो जुडिशरी होती है, जुडिशरी वाइड पावर एंजॉय करती है, जैसे कि जिसमें जुडिशियल रिव्यू की पावर इंपॉर्टेंट है। यानी कि जुडिशरी एंजॉयज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, है ना। यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के पास कैसी पावर होती है, जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी बनी रहे। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम तब बना रहेगा जब उसका पालन किया जाएगा स्टेट और यूनियन दोनों के द्वारा। यानी कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती, यूनियन ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन का वायलेशन हो। ओके, अगर तो होता है वायलेशन, तो उस केस में जुडिशरी को यह पावर है कि वह पार्लियामेंट के ऐसे लॉ को कैसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड डिक्लेयर कर दे। यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के पास ज्यादा पावर्स होती है, जिसमें की जुडिशियल रिव्यू की इंपॉर्टेंट पावर है। तो वही वही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कौन है दोस्तों? सुप्रीम है हमारी पार्लियामेंट। सुप्रीम कौन है? पार्लियामेंट, है ना। तो इस केस में पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट हमारी कैसी है? सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है दोस्तों, इसका मतलब है कि वहां पे पार्लियामेंट जो कुछ बनाएगी, है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनेगी। व्हाटएवर पार्लियामेंट विल मेक बिकम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो पार्लियामेंट जो कुछ भी बनाएगी, जो कोई भी लॉ बनाएगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है दोस्तों, तो पार्लियामेंट अगर सुप्रीम है तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना, पार्लियामेंट कैन अमेंड। दोस्तों इस प्रोविजन को भी समझने का प्रयास करेंगे। पार्लियामेंट कैन अमेंड एंड मेक एनी लॉ वेरी इजिली। यानी कि जहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम होगी दोस्तों, वहां पे पार्लियामेंट किसी भी लॉ को बड़ी इजिली अमेंड कर सकती है, किसी भी लॉ को बड़ी इजिली बना सकती है ना, क्योंकि पार्लियामेंट क्या है, वहां पर सुप्रीम है। जहां पार्लियामेंट सुप्रीम होगी दोस्तों, है ना, वहां पर जो जुडिशरी होगी उसको, है ना, वहां पे जुडिशरी लेस पावर एंजॉय करेगी। यानी कि उस केस में जुडिशरी के पास
जहां पार्लियामेंट सुप्रीम होगी वहां पे जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं होगी, जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं होगी। ओके, जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं होगी, जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं होगी, समझे। लेकिन यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है वो किसी भी कानून किसी भी लॉ को बड़ी इजीली अमेंड नहीं कर सकती। ओके, तो अगर और ना ही क्योंकि यहाँ पे ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का वायलेशन हो। अगर होता है तो वहां पे जुडिशरी एक है ना, जुडिशरी एक्टिव हो जाती है, जुडिशरी उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड डिक्लेयर कर देती है। ओके, तो पार्लियामेंट सुप्रीम होती है और रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम बना रहे इसलिए जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। यहाँ पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट ही सुप्रीम होती है, तो वहां पे जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं होती। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यह कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं है ना, वहां पे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्डिनरी लॉज। जो संवैधानिक कानून लॉज और ऑर्डिनरी लॉज होते हैं उनमें क्लियर कट डिमार्केशन होती है। तो ही देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, है ना। तो वही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें दोस्तों, मान लो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो प्रियम्बल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, दूसरा क्या है ना, कितने पार्ट्स है, 25 पार्ट्स है। ये 25 पार्ट्स किस में बटे हुए हैं, लगभग 448 आर्टिकल्स में, है ना। और तो वही 12 शेड्यूल्स है ना, अनुसूचियां कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं, है ना, 12 शेड्यूल्स है। ओके, और दूसरे है ना, और दूसरे पार्लियामेंट के द्वारा ये जितने भी लॉज है, यानी कि जो 48 आर्टिकल्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मान लेता हूँ। दूसरा अगर हम बात करें ऑर्डिनरी लॉज की, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है ना, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है ना, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट है ना, ये क्या है, ऑर्डिनरी लॉ है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इन लॉज के बीच में और इन लॉज के बीच में क्लियर कट डिमार्केशन रहती है ना, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है कौन सा ऑर्डिनरी लॉ है, बिल्कुल क्लियर कट डिमार्केशन रहती है। अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर एग्जांपल यूके की पार्लियामेंट, अगर यूके का लेजिस्लेचर अगर है ना इस तरह के लॉज बनाती है, तो वो भी पार्ट बन जाता है किसका, आल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो भी किसका पार्ट बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट बन जाता है। इसलिए वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता है ऑर्डिनरी लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बीच में।